नमस्कार। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं 2007 बैच की आईपीएस ऑफिसर नूपुर प्रसाद, जो हमें बताएंगी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें। और हम उनसे जानेंगे उनकी कहानी भी क्या थी, कैसे उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। तो मैम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये जानें कि यूपीएससी कैसे क्रैक करें, उससे पहले आप अपनी कहानी बताइए कि आपने कब सोचा कि मैं आईपीएस बनूंगी या मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद जब भी फॉर्म भरते हैं तभी, लेकिन इच्छा शायद शुरू से यही थी, कुछ और सोचा नहीं। और जब से सोचा कि कभी कुछ करियर होना है या बड़े होके कुछ बनना है, सो एवरी टाइम आई थॉट ऑफ बीइंग ए सिविल सर्वेंट। आई नेवर, आई थिंक एनी अदर थॉट कम अक्रॉस माई माइंड कि मैं कोई और करियर चुनूँगी या कुछ और बनूँगी। तो यही है, ये आई थिंक इट वाज माय इंटरनल बिलीफ और इट वाज ऑलवेज देयर। और आपने मतलब हमेशा से यही बनना चाहा था? सिविल सर्वेंट चाहा था, पुलिस ऑफिसर ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं कहूँगी दैट आई वांटेड टू चूज़ ए सर्विस। शायद उस समय इतनी चेतना भी नहीं होगी, लेकिन येस, आई ऑलवेज वांटेड टू बी ए सिविल सर्वेंट। आई ऑलवेज सी माई सेल्फ एज ए ब्यूरोक्रेट। एक बात मैम होती है कि जब आप यूपीएससी करने आते हैं तो कोई ना कोई गाइडिंग करने वाला होना चाहिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी का फॉर्म कैसे भरना है, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है। हाँ। तो आपको किससे गाइडेंस मिली, आपने किससे हेल्प ली उस समय? फॉर्म सब्जेक्ट चूज़ करना और फॉर्म भरना, आई थिंक मैं जेएनयू आ गई थी जी। जब भी मैंने यूपीएससी के लिए अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम मैंने सुना, बाकी जो कलीग्स थे, बाकी हमारे बैचमेट्स थे, वो भी अप्लाई कर रहे थे अबाउट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल। एंड इट वाज ए ट्रायल एंड एरर। आई थिंक आप खुद से भी सीखते हैं, आप खुद से सिलेबस देखते हैं, तो आपको जो सूट करता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन इन विच सब्जेक्ट यू आर वेरी कंफर्टेबल। ये चूज़ करना, ये पता होना, ये रियलाइजेशन होना सबसे ज़रूरी होता है। बाकी आप जब भी डिस्कस करते हैं, जब आपका ग्रुप होता है, तो ये बातें बहुत कॉमन है कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है या आपका पॉलिटिकल साइंस का भी चल रहा है सिलेक्शन, ये सारे गॉसिप्स चलते रहते हैं। बट अल्टीमेटली व्हाट गोज इज़ व्हाट सूट्स यू, इन विच सब्जेक्ट यू आर कंफर्टेबल। तो आपने कैसे चूज़ किया फिर, मतलब फाइनली आप निष्कर्ष पे कैसे पहुंचे कि मुझे यही करना है अब? मैं इसीलिए ये बताना चाहूँगी, मेरा हिस्ट्री ऑनर्स था। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया। और जब मैं पहले एग्ज़ाम लिखी, आई थिंक हमारी तैयारी भी पूरी नहीं थी, मैं यही कहना चाहूँगी, और मैंने हिस्ट्री चूज़ किया। दो आई वाज डूइंग इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम जेएनयू एज एमए, और बाद में एमफिल भी किया। I was more comfortable in international relations, which was a part of political science, but I thought since I have done history and many people clear from history, so that will be a wise subject. When I sat for exam, I could not clear it. I was not prepared so well also, but I realized no, I need to change my subject and I should take something in which I am more comfortable rather than I am having a degree. So I chose political science later on and it was an easy sell. I just crossed everything. तो पहला अटेम्प्ट जब आपने दिया तो क्या पहले अटेम्प्ट में हुआ? कहाँ तक पहुँची आप? पहले अटेम्प्ट में हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ एंड हाँ, तैयारी भी उतनी नहीं थी कि क्लियर हो। लेकिन जब भी एग्ज़ाम में बैठे, जीएस का भी एग्ज़ाम दिया और उसी दिन सब्जेक्ट का भी ऑप्शनल होता है, दिया। एंड आई कॉल्ड माई फादर आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। आई टोल्ड हिम, इस बार मैं क्लियर नहीं करूँगी और मेरा नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली क्लियर। आई नो हाउ टू क्लियर इट। आपने प्रीलिम्स के देने के बाद कहा? प्रीलिम्स के ही दिन कहा, एग्जाम देने के बाद, क्योंकि आपको पता होता है यस वेयर फ्रॉम वेयर दीज क्वेश्चंस आर कमिंग। मुझे करेक्ट आंसर अभी तो नहीं पता है, बट आई नो फ्रॉम वेयर दे हैव गॉट दीज क्वेश्चंस. And I told him I will clear it. And I have seen today's political science questions also. I'm going to change my subject, but I will clear it. Next year I'm definitely going to have it. तो कुछ निराशा हुई आपके पिताजी को जब आपने ये बताया उनको? तो he is a wonderful man and I think he is my biggest strength also, I'll say. मैंने उनको बहुत अपना देखा है, वो बहुत शांत है और बहुत स्थिर है. I think that is what has come to me when in service also. वो कभी किसी चीज़ से एक्साइटेड नहीं होते और कोई चीज़ उनको निराश नहीं कर सकती. तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है एंड ही हैज़ बीन द मोस्ट वाइटल सपोर्ट इन माई लाइफ अभी तक भी.
और मुझे हर बार जब भी कोई परेशानी होती है, कुछ होती है, एवरी टाइम आई गो टू हिम. आई नो दैट ही विल नॉट गिव मी इमिडिएटली दैट इसका सोल्यूशन ये है, बट ही विल से समथिंग आई थिंक विच टचेज मी वेरी स्ट्रांगली. तो क्या आपके पिता ने आपको बाद में जब आपने कहा ये बात, तो आपके पिता ने कहा होगा ना कि अब तो तैयारी में कैसे करनी है, ये रास्ता कैसे पता चलेगा? कोई रास्ता उन्होंने आई ऑलवेज न्यू यू विल क्लियर इट, एंड तुम्हें अगर लग रहा है ये सब्जेक्ट ठीक है, ठीक है. इफ़ यू थिंक यू नीड सम कोचिंग हेल्प, यू प्लीज़ गो फॉर इट. और हमारा काम है आई टू सपोर्ट यू इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू गो. यू नो द वे मच बेटर देन आई नो. ओके, है ना. तो उन्होंने यही कहा, एंड ही वॉज ऑल इन ऑल वेरी वेरी सपोर्टिव. एवरी टाइम ही आई फाइंड हिम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. अच्छा. तो फिर मैम आपने जब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी शुरू की, तो क्या उस दौरान आपने फिर कोचिंग ली? सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हमने JS की कोचिंग ली, बिकॉज सब्जेक्ट में आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑल्सो दैट JNU की पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी. एंड अगर आप ये एग्ज़ाम भी देखें, इसका कोर्स ऐसा है प्रफुल्ल, अगर आप क्लियर भी करते जा रहे हैं, इट टेक्स 1 year टू कंप्लीट द एग्ज़ाम प्रोसेस इटसेल्फ. Exam is tough in the sense that it requires lots of patience and perseverance. It is not tough because of its content or its syllabus. तो वो बस एक बड़ी लंबी सी बात है जो आपको संभाल के रखनी है अपने में. अगर आप में पेशेंस है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं 1 साल बस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए और 1 साल अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, देन आई थिंक एनीबडी कैन सेल थ्रू दिस एग्ज़ाम. तो ये जो 1 साल था, इस दौरान क्या उतार चढ़ाव है? क्या कुछ आपने, क्योंकि एक ऐसा पीक आता है जब लगता है कि यार बहुत ज़्यादा है, मैं शायद ना कर पाऊँ, या मुझसे अब ये वाला नहीं होगा, शायद अगली की तैयारी करनी पड़ेगी. ऐसा होता है सब केस में? तो पहला क्योंकि एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होना था, डे 1 से पता था. सेकंड की मैंने यही सोच के की थी कि सेकंड तो होना ही है. तो आई थिंक कुछ एज का भी फैक्टर होता है. आप जब यंग होते हैं तो डिप्रेस जल्दी नहीं होते, डिमोरलाइज जल्दी नहीं होते. एंड ये पता था कि बस ये एग्ज़ाम इस नेक्स्ट टाइम आएगा, एंड आई हैव टू स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम एंड क्लियर. तो आई डू नॉट रिमेंबर और रिकॉल एनी पीरियड व्हेन आई थॉट आई विल नॉट बी एबल टू गिव दिस एग्ज़ाम. तो जब आपने सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया, तो क्या फील हुआ? सेकेंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन पेपर आधा देखने के बाद ही मुझे पता था GS मेरा पहले क्लियर हो जाएगा. अच्छा. आई नो इट, एंड माई प्रिपरेशन वॉज ऑल्सो, आई थिंक इट वॉज, इफ नॉट परफेक्ट, इट वॉज वेरी गुड, एंड आई न्यू दैट आई विल स्कोर मोर देन 90. व्हेन पॉलिटिकल साइंस केम, सेकेंड हाफ में जनरली हमारे ऑप्शंस होते थे. So while giving exam only, I knew I am going to clear it. Achha. So that was there. You know the questions and you know the answers. So that confidence comes you that you are not on the borderline. You are crossing the borderline. I was confident enough from that day. So that is why immediately after I didn't take the break. After prelims, I knew that I am going to clear. So I started preparing for mains. तो फिर मेंस की तैयारी के लिए क्या विशेष किया आपने? प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी बहुत अलग है. जहाँ प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन द अर्थ बिकम्स द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स. मेंस इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट रिक्वायर्स मच एनालिटिकल स्टडी. सो इफ़ यू आर गुड इन सब्जेक्ट, यू नीड to be little research oriented when you are doing with humanities, I'll say, and more proper if you are doing with science and maths. If you are taking those background, you have to be clear. You cannot just run here and there, because mains is about your knowledge. Okay. What do you know about a particular topic, subject. particular subject? So it talks about you also, because the examiner gets a reflection of you when you write an answer. तो आप उस दौरान फोकस थी उसी सब्जेक्ट पे, और कितना, मतलब जैसे बहुत सारी किताबें हैं, तो आपने कुछ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होगा कि नहीं, हम इस फोकस पे ही, इसी पे मैं फोकस करूँगी, यही सब्जेक्ट्स में मैं यही चीज़ों को ध्यान रखूँगी? किताबें तो बहुत है, बट बिकॉज इट वाज माय सब्जेक्ट इन मास्टर्स आल्सो, एंड JNU, I'll say it teaches extremely well. I was
blessed that I was in JNU at that time, and a part of my syllabus, actually I have covered what I have covered in masters. The same syllabus was in UPSC, so I have not taken any additional coaching for that. It was what I have already studied and what I was learning that time. So that came as an added advantage to me, and it was focused. And yes, books are there, many books are there, but you should concentrate on 1 and 2 books only. मैम तो फिर अपने आप को मतलब मेंस में बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, तो आपने कहा कि बुक्स तो का आपने 1-2 पढ़नी, तो आपने अपने आप को कहाँ सोचा कि मैं इतनी ही बुक्स पढ़ूंगी, यही सब्जेक्ट पे इतना ही पढ़ूंगी? कितने नंबर की बुक्स पढ़नी चाहिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार ये होता है कि एक टॉपिक इस बुक की अच्छी है और एक टॉपिक दूसरे बुक की अच्छी है। हमारे टाइम में एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि इंटरनेट कनेक्शंस हॉस्टल में अवेलेबल हो गए थे, तो बहुत सारी किताबें जो जे स्टोर वगैरह की हैं, लाइब्रेरी में हैं, वो हमें अवेलेबल थी। लेकिन आप टॉपिक चूज़ करिए, कौन सा टॉपिक किस किताब में अच्छा है, किस में अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग और जो मैं मतलब कहना चाहूँगी, UPSC डजंट वांट वेरी हाई साउंडिंग आंसर्स। अच्छा, they want your understanding, how simply you can explain a thing. अगर आप उसको सरलता से समझा पा रहे हैं किसी एग्जामिनर को, आई थिंक वही टेस्ट है वहाँ पर। हाँ, एक आम आदमी की भाषा में जो समझा पाएं आप, क्योंकि कम्युनिकेट उन्हीं से करना है। आप इतने सरल भाषा में समझाएं कि उसको समझने के लिए किसी इंटरप्रेटर की ज़रूरत ना हो उसको। तो आपको बहुत हाई फाई कुछ नहीं लिखना है, लेकिन आपको ऐसा लिखना है जो सबकी समझ में आ रहा है, वही बात जो आप समझ पा रहे हैं। और फिर जब मेंस क्लियर हुआ, हाँ, तो आया आपका पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। हाँ जी। तो वो उसके लिए क्या आपने तैयारी की? पर्सनालिटी टेस्ट के लिए एक तो सबसे ज़रूरी होता है आपको अपने बारे में जानकारी, क्योंकि आपने मेंस का फॉर्म भरा है, उसमें अपने हॉबीज़, उसमें इंटरेस्ट सभी डालते हैं आप, अपनी सब्जेक्ट, एंड एग्ज़ामिनर उसी से क्वेश्चन पूछता है और जो इंटरव्यूअर है वो उसी से सवाल करता है। तो आपको अपने प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, अपने प्रदेश के बारे में, आपकी हॉबीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और आपने जो अपनी पसंद लिखी है, जो अपना पास टाइम लिखा है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि आपको क्यों पसंद आ रहा है। मन में है वो लिख दिया। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ 10-15 मिनट की एक बात करने के लिए आया है, तो आपका एक ब्रीफ उनके पास है। ओके। तो वो उनके बारे में ही आपसे पूछ सकते हैं। आपका सब्जेक्ट उनके पास है, आपका एक ब्रीफ है जिसमें आपने अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग लिखा हुआ है, तो आपको उन्हीं के बारे में वो सवाल करते हैं और रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आप जब भी जा रहे हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने प्रदेश के बारे में, अपने बारे में, जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, उस जगह के बारे में, दे वांट टू नो। इंटरव्यूअर को ये पता होना चाहिए कि आपको अपने सराउंडिंग के बारे में जानकारी भी थी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरव्यू में। एंड यस, इट इज़ ट्रू कि 10-15 मिनट में किसी की पर्सनालिटी टेस्ट नहीं हो सकती, लेकिन 10-15 मिनट में ये ज़रूर तय होता है कि आप सवालों को लेते कैसे हैं, और जो सवाल के जवाब आपको नहीं आते हैं उनका भी आप जवाब किस तरह से देते हैं, हाउ डू यू हैंडल इट। ये एक 10-15 मिनट में निर्धारित किया जाता है। तो जब आप इंतज़ार कर रही थी अपने टर्न का इंटरव्यू में अंदर जाने के लिए, तो क्या फील कर रही थी? आई थिंक, सच बताइएगा। हाँ, एंग्जाइटी तो ज़रूर होगी, और ये लग रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि आपको जब भी बिठाया जाता है, पहले तो एक बड़े कमरे में बिठाया जाता है जहाँ ग्रुप होता है, एंड आई वॉज द लास्ट वन टू बी इंटरव्यूड। उस दिन हमारा नंबर सबसे लास्ट था, तो अंदर का भी हॉल खाली हो चुका था और बाहर थोड़ी देर के लिए ले जाया जाता है, लेकिन अंदर में ऑलरेडी एक कैंडिडेट रहता है एंड यू आर जस्ट इन वेटिंग आउटसाइड ऑल्सो। तो चल रहा था क्या पूछेंगे, क्या होगा, व्हाट इज़ हिज एक्सपीरियंस, क्या मैं, क्योंकि बाकी तो सब निकल गए हैं, तो इसको मैं पूछ पाऊंगी कि नहीं पूछ पाऊंगी। उतना वक्त मिलेगा नहीं। हाँ, और नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता, और आप एक दूसरे से अंदर मिल भी नहीं पाते। ऐसा होता है कि एक बार किसी ने इंटरव्यू दिया तो वो उसको बाहर ही कर देते, उसको दूसरे से मिलने नहीं देते।
तो आप किसी से मिल नहीं पाते, लेकिन येस इट वाज लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी वाज देयर बिफोर एंटरिंग दैट रूम। वो कुर्सी से उठ के दूसरी कुर्सी तक पहुंचने तक। हाँ जी, ये एक फीलिंग रहती है, और उम्र भी कम रहती है, मैच्योरिटी भी कम रहती है, तो एवरी टाइम यू जस्ट थिंक कि अंदर हो क्या रहा है और आपके साथ क्या होगा एंड यू जस्ट प्रे टू गॉड कि यू जस्ट थिंक कि लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी कमिंग टू यू, आपके पास बहुत सारे सवाल आने वाले होंगे, और यू जस्ट प्रे कि हम सबका सही आंसर कर पाए। तो जब आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आई बारी रिजल्ट्स की। हाँ जी। तो रिजल्ट देखने के लिए आप खुद गई थी यूपीएससी बिल्डिंग तक, या फिर आपने इंटरनेट पे देखा या किसी को भेजा? उस दिन क्या हुआ? जब भी रिजल्ट आता है प्रफुल्ल, तब ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि सारी दुनिया तो देख पाती, आप नहीं देख पाते तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ, एंड ऑल आई वांटेड टू सी द रिजल्ट, इंटरनेट वाज नॉट वर्किंग। अच्छा, डाउन हो गया उस है ना, और यूपीएससी की साइट ही डाउन हो गई, एंड सम पीपल वे आर गोइंग टू, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं हॉस्टल में थी, तो हम लोग सभी यही पता कर रहे थे कोई यूपीएससी गया है या नहीं गया है, या कोई बता दे। हाँ, वन ऑफ माय सीनियर और हमारे ही सेंटर में थे, वो भी एग्ज़ाम दिए थे, उन्होंने भी क्लियर किया। फिर उन्होंने कॉल किया, उन्होंने बताया कि यस यू हैव आल्सो क्लियर्ड एंड योर रैंक इज़ 72। सो आई कन्फर्म्ड हिम, सर एक बार फिर से चेक करना, आई हैव क्लियर्ड और मेरा नाम का स्पेलिंग ही लिखा है एंड मेरा रोल नंबर ही लिखा है। बोले ऑफ कोर्स आई नो योर रोल नंबर, तुमने भी क्लियर किया है, हमारा भी हुआ है। सो आई कॉल्ड माई फादर, आई सेड उन्होंने बोला तो है लेकिन नेट चल नहीं रहा है, एक बार मुझे भी क्लियर करने देना, तब तुम फैमिली में बताना। तब तक आपने होल्ड करवाया यू पता नहीं ऐसा होता है, यू वांट टू एक्सेप्ट इट एंड देन यू डाउट इट कि हल्ला पहले नहीं कर दे, तो ऐसा ये फेस चलता है। आई थिंक इट गोज विथ एवरीबडी। आप खुश भी बहुत रहते हैं, बट आप सस्पिशियस भी रहते हैं, अंदर से घबराहट सी रहती है कि सचमुच कंफर्म हाँ, तो है ना, हाँ। ऐसा लगता है, एंड बस कंफर्म हो जाए ये लगता है। बाद में इंटरनेट भी चला, बट बिफोर दैट इट वाज कंफर्म्ड बाय मेनी सोर्सेज कि यस यू आर आल्सो देयर। तो फिर उस दिन क्या हुआ जब आपकी रैंक 72 आई? घर में पता चल गया, आपने कंफर्म कर लिया, सबसे बड़ी बात। फिर क्या हुआ? फिर अच्छा था, हॉस्टल में बहुत लोगों का हुआ था। JNU इज़ वेरी फेमस फॉर सिविल सर्विस एग्जाम्स। हॉस्टल में भी बहुत लोग साथ में क्लियर किए, एंड वी हैड ए गेट टुगेदर दैट नाइट। अच्छा। एंड यस आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मेरे को रात को नींद नहीं आई। या क्यों नहीं आई? कि कभी आई थिंक लोग पहले तो आप चिंता के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन आई थिंक आप जब भी खुश भी हो जाते हैं तब भी शायद ऐसा कुछ होता है कि हुआ है तो अब मेरा क्या होगा। नहीं, अच्छा लगा, इट वाज ए वेरी गुड फीलिंग। आई थिंक दैट फीलिंग बहुत बार खुश हुए, लेकिन उस बार ऐसे खुश हुए जैसे अभी तक नहीं हुए। अच्छा। है ना, कुछ अचीव किया था, पर्सनल अचीवमेंट थी ये हमारे लाइफ की। एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे क्लियर किए, बट वन एग्ज़ाम विच विल बिकम योर फ्यूचर। और ये कईयों का सपना होता है, लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उनका सपना होता है कि वो लिस्ट में नाम आए। बिल्कुल, ये जब भी पहली बार, मैं क्या बताऊँ, हमें उम्मीद थी कि हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, और वो क्लियर नहीं हुआ तो दुख भी हुआ। तो लेकिन हमेशा ही आप जब भी बैठते हैं, आप हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और ये एग्ज़ाम वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम ऑफ द कंट्री है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहा जाएगा, है ना। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इट रिक्वायर्स बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अपने आप को उसी एग्ज़ाम मोड में 1 साल और 2 साल रखना, और बहुत लोग तो बहुत बार रखते हैं। ये आसान नहीं है, इट रिक्वायर्स बहुत सारा करेज चाहिए इसके लिए, और पेशेंस इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट कम्स विथ टाइम, विथ एज एंड मैच्योरिटी। लेकिन इसका एज ही एक लिमिटेड होता है आपकी सर्विस का, उस समय पेशेंस इज़ द थिंग विच इज़ नॉट देयर, है ना यंगस्टर्स। तो मैम, आप जब उस रात सो नहीं पाई, हाँ, तो मसूरी जाने तक क्या ऐसा चलता रहा कि आप सो नहीं पाती थी? नहीं, ऐसा नहीं रहा। आई थिंक मसूरी और इसमें टाइम अच्छा खासा रहता है। मई में हमारा रिज़ल्ट आया, एंड अगस्त से मसूरी की ट्रेनिंग शुरू हुई, तो उस टाइम तक सेटल डाउन हो जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, और अगर आसपास बहुतों ने क्लियर किया हुआ है,
तो आपको लगता है एक तरह का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ही था जो बहुत लोगों ने क्लियर कर लिया है। एंड इट इज़ तब अच्छा लगता है कि आप हर कोई के लिए ये सपना संभव है। आप यूपीएससी की अगर लिस्ट देखें प्रफुल्ल, आपको खुद जान के खुशी होगी कि उसमें कोई आईआईटीएन भी है, कोई ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा हुआ है, तो कोई रिक्शे वाले का भी बेटा है ना। एंड दीज आर सक्सेस स्टोरीज। और जो कहती है कि हर जगह से यूपीएससी लेती है, हर क्षेत्र से लेती है, हर क्लास से ले रही है। एंड इट इज़ द मतलब इट इज़ वन एग्ज़ाम जो कोई भी क्लियर कर सकता है, बिल्कुल, अगर मेहनत करे तो। वो तो पेशेंस के साथ। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अब ये सवाल मैम, ये मैं आपकी कहानी आई, अब सवाल ये आता है कि मैम क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या कोचिंग लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, कब लेना चाहिए? कोचिंग गाइडेंस के रूप में अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, हाउ टू गो अबाउट इट, और आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या ठीक होगा या किस सब्जेक्ट में आपको हेल्प की, असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है यू टेक ए प्रोफेशनल हेल्प, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करिए। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं कैपेबल हूँ, मुझे देख के लग रहा है मैं क्लियर कर लूँगा, और आप बैठते भी हैं एग्ज़ाम में, आपको लगता है कि ये संभव है, मुझे इसके लिए कोचिंग नहीं चाहिए, देन कोई ऐसा मैंडेटरी क्लॉज नहीं है कि कोचिंग में जाएंगे तभी होगा। बिना कोचिंग के भी संभव है। और एक सवाल ये कि मैम, जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है उसमें कितना ध्यान देने की ज़रूरत है और कैसे करना चाहिए उसका सिलेक्शन? सब्जेक्ट के सिलेक्शन में ये देखना ज़रूरी है कि यू आर कंफर्टेबल और नॉट। आप क्वेश्चन पेपर, हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, आप ज़रूर देखें टू सी कि आपका कौन सा एरिया अच्छा है कि नहीं। आजकल मॉक टेस्ट भी बहुत आ रहे हैं टॉपिक वाइज, तो जब भी आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो प्लीज़ ट्राई फॉर ए मॉक टेस्ट, है ना। अगर आप 1 महीने 2 महीने में भी आप उसको कवर नहीं कर पा रहे या समझ में नहीं आ रहा है, तो इट इज़ वाइजर एंड बेटर टू चेंज योर सब्जेक्ट रादर दैन स्टिकिंग ऑन इट। लेकिन ये भी ना सोचे कि पूरा सिलेबस आप कवर कर लेंगे 1 महीने में, ये बड़ा सिलेबस है, इट टेक्स टाइम। एंड लेकिन अगर आप किसी भी सबसे ईजीएस्ट टॉपिक में भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं और स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर यू चेंज द सब्जेक्ट रादर दैन स्टिकिंग एंड वर्किंग हार्ड एंड नॉट गेटिंग द रिजल्ट। मैम, टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपने कैसे किया था? इट टेक्स ऑल योर टाइम, इट टेक्स ऑल योर टाइम प्रफुल्ल। और मेरा, क्योंकि मैं मास्टर्स भी साथ साथ ही कर रही थी, तो इट वाज लिटिल हेक्टिक। लेकिन यस, जब आप ये एग्ज़ाम लिखते हैं तो यही प्रायोरिटी है लाइफ की, ये सोच के ही लिखना है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं ये नहीं कहूँगी टफ़ है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और समय आपको देना पड़ेगा। लेकिन मैम, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जब इंटरनेट नहीं था तब किताबें थी, अब इंटरनेट है और बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आपको कहाँ तक किसको ध्यान देना है, कितना पढ़ना है या कैसे करना है, और कितना टाइम कितने सब्जेक्ट को देना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इन्फॉर्मेशन से बॉग डाउन नहीं होना है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ। जहाँ तक जीएस का सवाल है, उसमें करंट अफेयर्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। न्यूज़पेपर, आप 10 न्यूज़पेपर एक साथ नहीं पढ़ सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। फिर आप क्या करते हैं, वो 10 न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। तो आप, इससे अच्छा है कि यू स्टिक टू 1-2 न्यूज़पेपर जहाँ से आपको पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ट्रेडिशनल वे था कि जो आपको लगती है वो आप काट लेते थे। अच्छा, आप भी करती थी? हम भी बिल्कुल यही करते थे। उससे क्या होता है कि आप मैगज़ीन, न्यूज़ मैगज़ीन, क्रॉनिकल वगैरह आप पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आपने खुद से कोई चीज़ काटी हुई है और चिपकाया हुआ है अपने नोटबुक में, एंड एवरी मॉर्निंग यू आर रिवाइजिंग, इट बिकम्स योर नोट्स। आप उसको अपने नोट्स की तरह पढ़ लेते हैं। देन हैव द हैबिट ऑफ कीपिंग 2-3 कलर पेंसिल्स, आई विल से, है ना। आप जो कलर पेंसिल बच्चों के रंगने वाली आती है, वो रखने से अच्छा होता है, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ऐसा होता है प्रफुल्ल कि हमें सभी चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे को अंडरलाइन करते रहते हैं। जब आप उसको 2री या 3री बार पढ़ते हैं, तब आपको उसमें से कुछ और अलग इम्पॉर्टेंट लगता है,
तो आपको दूसरे कलर की पेंसिल उठानी है और आपको वो चीज़ हाईलाइट करनी है। जब आप तीसरी बार या चौथी बार या पांचवी बार पढ़ते हैं तब आपको पता है कि इस पेज को पढ़ने के लिए मुझे 1 सेकंड चाहिए और ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है बस इस खबर में। ओके। तो ये रोज़ दिन जब आप एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपको समझ में आएगी ये बात, हाउ टू रीड। क्या सभी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या हमारे दिमाग को हमारी जगह को क्लटर करना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको बहुत सारी चीज़ें इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना, जैसे क्राइम की खबरें हुई, है ना, डेली सिटी न्यूज़ हुआ, ये सारी चीज़ यूपीएससी के इम्पॉर्टेंट है जानकारी के लिए, बट नॉट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, ये सारे अखबार के जो सेक्शंस हैं, यस, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, जो वो पेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक साथ जियो पॉलिटिक्स भी कवर कर रहा है। आपकी ज्योग्राफी भी कवर हो रही है उसमें, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी, ट्रीटी भी, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस भी कवर हो रहे हैं। तो एक साथ वो 3-4 टॉपिक का कवर करता है। बायोलॉजी का है, जो भी आपकी डिस्कवरी है वो पेज पे। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है ये भी कोई फिक्स नहीं है, आप देखिए आपको कौन अच्छा लग रहा है। हिंदू, समझ में आ रहा है। हाँ, बहुत लोग हिंदू बोलते हैं, हिंदू इज़ अ वेरी गुड न्यूज़पेपर, लेकिन बहुत लोग का ये भी कहना है कि जब हम लेते हैं तभी नींद आ जाती है, द न्यूज़पेपर इज़ वेरी टफ। तो जैसे मैंने खुद के लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक टाइम्स, उसका एक सर्कुलेशन आता है कंबाइंड में, क्योंकि मुझे वो पेपर इजी लगता था पढ़ने में, और इकोनॉमिक टाइम्स साथ में रहता था, वो कवर होता था। जब आप मेंस के लिए जाते हैं यू नीड मच एनालिटिकल अप्रोच, तो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज आता है, है ना, आप एडिटोरियल तो पढ़ते हैं बट ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ ठीक है। बहुत लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो तो न्यूज़पेपर हिंदी वाले ही पढ़ रहे हैं। तो मैम अब पढ़ाई के अलावा अब एक बार फिर से आपकी कहानी पे आते हैं, जब आपको पता चला कि आप आईपीएस बनेंगे, हाँ जी, तब कैसा महसूस हुआ और फैमिली ने क्या रिएक्ट किया? आईपीएस जब भी हम मेंस का फॉर्म भरते हैं प्रफुल्ल, उसी टाइम हम प्रेफरेंस देते हैं सर्विस के। बचपन में हमारे को एक उड़ान सीरियल याद है। अच्छा। बहुत छोटे थे, 7 या 8 साल की उम्र होगी जब वो DD1 पर आता था। हाँ। दूरदर्शन ही होता था हमारे यहाँ। एंड वो सीरियल मुझे उस समय बहुत पसंद था। वो ये तो नहीं कहूँगी कि आईपीएस बनना मैंने बोला, लेकिन जब मैं प्रेफरेंस भर रही थी तो आई थिंक ए फ्लैशबैक केम कि यस वो सीरियल में था। तो सब हमारी रूममेट भी उस समय एग्ज़ाम दे रही थी, उन्होंने भी IRS लिखा था, और मैंने कॉल किया, मैंने कहा नहीं IFS तो मैं भर रही हूँ क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस ही पढ़ रही हूँ, तो इट बिकम्स ए नेचुरल चॉइस, बट आई एम राइटिंग माई थर्ड प्रेफरेंस इज IPS। एंड एज यूजुअल माई पापा सेड हाँ गो हेड, यू कैन डिसाइड बेटर फॉर योर सेल्फ, तुम्हें जैसा पसंद है वो है। बट आई थिंक यस, कहीं ना कहीं कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो इम्प्रिंट छोड़ जाती है आपके मन में, और जब आपका डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो आप वो चीज़ चूज़ कर लेते हैं। डेस्टिनी भी कह सकती हूँ इसको, लेकिन यस इट हैज़ एन इम्प्रिंट। और मैंने चूज़ किया तो जब भी वही सीरियल मैंने कंचन चौधरी मैम को ही याद किया। अच्छा। और आई थिंक फिर उसको चूज़ किया था IPS। तो जब आप ट्रेनिंग पे गई तो कैसा था वो अनुभव, खासकर जब हैदराबाद वाली ट्रेनिंग हुई थी? जब भी मैं हैदराबाद गई और जब भी ट्रेनिंग शुरुआत की, आई हैव रीडिस्कवर्ड तो नहीं बोलूँगी, डिस्कवर्ड माई सेल्फ। अच्छा। ए कम्प्लीटली न्यू पर्सन, और उसके बाद ही डिसाइड किया आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन। तो मेरे अटेम्प्ट्स थे, लेकिन मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे आगे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप आगे लिखना चाहती थी फिर से? नहीं, ऐसा उस समय होता है ना, आपके पास 2 अटेम्प्ट है, आप फिर से जा सकते हैं। तब मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई एम लाइकिंग दिस सर्विस वेरी मच, मुझे ये प्रोफेशन मुझे बहुत इट सूट्स मी और मुझे पसंद आ रहा है, और मैं यही करूँगी, एंड आई विल बी एन IPS ऑफिसर ओनली, और मुझे और कुछ नहीं बनना है। ट्रेनिंग के समय की कोई मज़ेदार बात आपको याद हो कि ये चीज़ जो आपने कभी नहीं की थी वो करना पड़ रहा है? ट्रेनिंग में हर वो चीज़ करी जो मैंने कभी लाइफ में ना देखी थी ना करी थी। अच्छा।
एंड एवरी डे आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, और हर दिन ही मज़े का होता था। अच्छा, आपने ट्रेनिंग में मज़े किए? हाँ मतलब जी, हर दिन ही नई चीज़ सीखी, हर दिन ही अपने आप को डिस्कवर किया। ट्रेनिंग वाज वेरी टफ। एनपीए ट्रेनिंग इज़ मोर फिजिकल देन इंडोर, एंड एवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वो शायद कॉलेज से फ्रेश ही जाते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने कभी पहले करी नहीं, और हर चीज़ ही मैंडेटरी है वहाँ। लेकिन हमारे एडी ओडी जो एडी आउटडोर्स थे वो भी बहुत बेहतरीन ऑफिसर थे, और साथ में आई थिंक इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल काइंड ऑफ ट्रेनिंग। तो जब आप ट्रेनिंग करके आपने शुरू किया अपना सर्विस, अब नई यूनिफॉर्म पहनी और अब आप पुलिसिंग में आ गई, तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा आपको याद है या उसके बाद जो अलग अलग रोल्स आपको मिले वो? पहला एक्सपीरियंस तो पहला ही होता है। जब भी पहले दिन एनपीएम भी यूनिफॉर्म पहना के हमारा फ़ोटो सेशन हुआ था, आई थिंक वो फ़ोटो सभी ने अपने पास रखी हुई है, और वो एक्सपीरियंस एक दूसरा था, वो अतुल्य है। है ना। लाइफ में उसके बाद इन सर्विस बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए, बहुत सारे टफ भी हुए, बट ये था कि वो एक लर्निंग पॉइंट होता है, वो आपको तैयार करते हैं। जैसे बच्चों को तैयार किया जाता है, वो ट्रेनिंग एकेडमी तैयार करती है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। बहुत ज़्यादा फिज़िकली यू एक्सप्लोर योर सेल्फ वेरी मच, और लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं ताकि आप फील्ड का प्रेशर आप ले सकें अच्छे से। तो जब आपने फील्ड में आई तो आपने दिल्ली में मेरे ख्याल से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ डीसीपी काम किया, उन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। शाहदरा हमारे टाइम हमारे से ही शुरू हुआ, एंड इट वाज गुड फॉर्च्यून ऑफ मी कि मैंने एक नए ज़िले की शुरुआत करी, मुझे ये मौका दिया गया। शाहदरा वाज वेरी क्राइम प्रोन, एज यू नो। ईस्टर्न हमारा यूपी से लगा हुआ पार्ट है, ट्रांस यमुना का। एंड बट हमारी टीम अच्छी बनी, सारे थानों की, सारे एसएचओज़ की, एसीपीज़ की, एंड वी वेर एबल टू डिलीवर द बेस्टेस्ट ऑफ द रिजल्ट। क्या महिला ऑफिसर होने के नाते कभी कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? महिला ऑफिसर होने के नाते आप चाह रहे फील्ड पर क्या? जी नहीं, एक्सेप्टेंस का यहाँ कोई इशू ऐसा नहीं कभी फेस किया, ना ही हमारे सीनियर्स और हायरार्की में, और ना ही नीचे हमारे एसएचओज़ एंड एसीपीज़ पर। कंटिन्यूसली फील्ड पर ही मैं रही शुरुआत से अभी तक, एंड ना ही किसी को रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम है, ना ही किसी को अपने साथ टीम में रखने में प्रॉब्लम है, ना ही मुझे कोई चीज़ ये कह के दी गई कि क्योंकि तुम महिला हो इसीलिए तुम्हें दी जा रही है, ना ही कोई चीज़ ली गई इस बात से कि मैं महिला हूँ तो ये टफ़ अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दी जाएगी, क्योंकि इट रिक्वायर्स ए मैन। एक आपकी पोस्टिंग जो थी वो डिप्यूटेशन वो सीबीआई में भी आई थी। हाँ जी। वो कितना अलग था पुलिसिंग से, और वो किस तरह से आपने उसको दिखा? पार्ट ऑफ पुलिसिंग ही है। मैं डेपुटेशन के लिए गई थी 5 साल के लिए सीबीआई, और इन्वेस्टिगेशन ही वहाँ का मेन है। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहूँगी सभी को एक बार, हर पुलिस ऑफिसर्स को एक बार ज़रूर जाना चाहिए जिसका भी इंटरेस्ट है इन्वेस्टिगेशन में। अपना जो लेवल अप बोलते हैं ना, कि हमारा लेवल अप हुआ, आई थिंक मेरा लेवल भी अप हुआ। इट वाज ए ग्रेट लर्निंग, एंड हर चीज़ सीखी वहाँ, स्पेशलाइजेशन सीखा वहाँ, बड़े केसेस की हैंडलिंग सीखी, एंड इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा कोर्ट के प्रोसेसेस अच्छे से जाने। अच्छा, तो सो मैम अब अगर हम बात करें जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको ऐसी कौन सी आप टिप्स देंगी? क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो आप वो ऐसी कौन सी सलाह देंगी या टिप्स देंगी जो वो फॉलो करें ताकि वो भी सक्सीड कर सकें? मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सिलेक्शन कहें या छटाई कहें वो प्रीलिम्स में होता है। तो प्रीलिम्स के लिए ध्यान देने की बात यही है कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके मॉक टेस्ट ज़रूर देते जाएं संग संग, और टाइमर के साथ दें। आपको पता है कि 1 घंटे का टेस्ट है या आधे घंटे का टेस्ट है, तो वो टाइम आप टेस्ट को दें, एंड एवरी डे यू डू ए टेस्ट। आपके पास OMR शीट्स है, वो लेकर के आए। जिस तरीके से यूपीएससी एग्ज़ाम लेती है, तो OMR शीट्स आपके मिल जाते हैं बाज़ार में, प्रिंट करा लेते हैं आप।
तो एवरी डे यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ आज मुझे ये 50 सवाल करने हैं, वो सही होंगे वो गलत होंगे। तो उससे क्या होता है कि आपने दिन में भी जो पढ़ा है या 2 दिन में जो पढ़ा है, रिवीजन तो होता ही है, आपको अपना लेवल रोज़ क्लियर होता जाता है। एंड बार बार अगर आप एक ही चीज़ को, होता नहीं कि अगर आप उसी चीज़ को करते जाएं तो आपको एंड में कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप रोज़ ही तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की। न्यूज़पेपर और जहाँ तक न्यूज़ मैगज़ीन का है, डू नॉट गो फॉर ऑल द न्यूज़पेपर एंड ऑल द न्यूज़ मैगज़ीन। इट इज़ इम्पॉसिबल किसी भी पर्सन के लिए कि इतना कोई गैदर कर पाएगा इन्फॉर्मेशन। तो आप कोई एक न्यूज़ मैगज़ीन लें। हमारे टाइम में क्रॉनिकल थी, अभी भी चल रही है, बहुत लोग CSR भी पढ़ते हैं। तो आप कोई एक न्यूज़ मैगज़ीन लें जिसको आप पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर कोई भी एक न्यूज़पेपर लें या 2 न्यूज़पेपर लें, बट मेक इट ए हैबिट कि आप उसको रोज़ पढ़ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट फ्रॉम द फर्स्ट पेज, यू स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर और द लास्ट पेज, जो इकोनॉमी का पेज होता है, जो जियो पॉलिटिक्स का पेज होता है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ आपने जैसे कहा, स्पोर्ट्स का पेज होता है, वो सारी पेजेस इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। फॉर मेंस, यस, इंडियन एक्सप्रेस, दो आई एम नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन्ड पेज इज़ वेरी वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी गुड स्टैंडर्ड। हिंदू इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर मेंस। ओके। तो आप ये सारे देख लेते हैं, लेकिन पहला फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए जी। और प्रीलिम्स जैसे ही क्लियर होगा, मेंस के लिए आप तैयारी शुरू और लड़कियों को क्या सलाह देंगे आप? लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है। इट इज़ ए गेम ऑफ पेशेंस एंड परसेवियरेंस। परसेवियरेंस इसलिए कि आपको रोज़ रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है, आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये जस्ट लाइक एनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो नहीं है। इट इज़ नॉट द टफेस्ट, बट येस इट रिक्वायर्स ए काइंड ऑफ रेगुलेशन। एक आप में एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है और आप रोज़ टाइम बर्बाद करके नहीं कर सकते। ये आपको बिठाता है कि आपको बैठना है, थोड़ा पढ़ना है। आप अपने कंसंट्रेशन लेवल के हिसाब से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बंक मारना इसमें ऑप्शन नहीं है। देयर इज़ नो चीट डे। और फ्रेंड सर्कल भी छोटा रखना है। बहुत लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, बहुत लोग इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। आप देखिए किस में फ़ायदा है आपको। मैं जैसे खुद का अपना बता रही हूँ, इट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। आई एम नॉट वेरी गुड इन ग्रुप स्टडी, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। तो यू हैव टू सी कि आपका किस में टाइम वेस्ट हो जा रहा है। बहुत लोग बहुत अच्छे हैं ग्रुप स्टडी में, 2 लोग या 3 लोग मिलके करते हैं, बट डू नॉट मेक सच ए बिग ग्रुप कि आप हंसी मजाक करके ही टाइम निकाल दें। इट रिक्वायर्स 1 ईयर ऑफ योर टाइम एंड पेशेंस। तो आप अपना टाइम जितना कम वेस्ट करेंगे अच्छा रहेगा। तो आप अब जब कोई मिलता है आपसे जो UPSC एस्पिरेंट हैं या तैयारी कर रहा, तो वो आपसे क्या पूछता है? सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? लोग यही पूछते हैं प्रफुल्ल कि सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए एंड देन न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। दिस इज़ ए वेरी कॉमन क्वेश्चन विच कम्स कि न्यूज़पेपर समझ नहीं आता है और पढ़ने से नींद आ जाती है। एंड कोचिंग कौन सी लेनी चाहिए और कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये सवाल भी आता है। घंटे हम आपके तय नहीं कर पाएंगे एंड ये बच्चों जैसी क्लास भी नहीं है कि 4 घंटे बिठा दें या 5 घंटे बिठा दें। आपका कंसंट्रेशन कितना है। अब जैसे मेरा था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि जब भी मैं हमेशा 2-3 किताबें अलग अलग सब्जेक्ट की रखती थी। इफ़ आई फील कि अभी मेरा हिस्ट्री पढ़ने से अभी बोर हो रहा है, 1 पेज पढ़ लिया या 2 पेज पढ़ लिया, तो उसको रख करके ज्योग्राफी उठा लिया या कुछ और उठा लिया। नहीं तो आप मैप उठा लेते हैं, है ना। लेकिन यू नीड टू गिव टाइम। आप इस बीच में जब आप एग्ज़ाम दे रही थी, तो क्या फिल्में देखती थी, TV देखती थी? कभी कभी जाते थे मूवीज़ के लिए, बट 3 घंटे एक साथ गिल्ट फीलिंग लेके आता था। तो शॉपिंग के लिए कभी गए और कभी ऐसे ही 1-1.5 घंटे, कभी आधी मूवी देखी आधी बाद में देखेंगे, ऐसा भी हुआ। लेकिन इट वाज नॉट दैट फ्रीक्वेंट बिकॉज़ मैं शायद अपना मास्टर्स भी कर रही थी उस टाइम। और कभी कभी जाते थे, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं जाते थे। और उसके बाद जब बन गए आप UPSC में IPS बनने के बाद सारे शौक पूरे किए फिर आपने? नहीं,
शौक तो शायद पहले भी उतने ही होंगे। यस, इट वाज यूपीएससी के बाद, यस, आई हैव डिस्कवर्ड माई सेल्फ, जैसा मैंने आपको ट्रेनिंग में भी बताया, और मुझे मेरे काम में बहुत मन लगता है। हाँ। तो मैं यहाँ भी टाइम देती हूँ, और काम के अलावा आई हैव 2 किड्स, हाँ। तो मैं उनको भी समय देती हूँ। और उनके लिए भी आप चाहेंगी कि वो भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दें? मैं चाहूँगी वो जो करना चाहते हैं वो करें ज़रूर। हाँ, ये है कि एज ए पेरेंट मेरी एक ड्यूटी है कि उनको सही दिशा दी जाए और उनको सपोर्ट दिया जाए, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया। एंड वैसा मैं उनके लिए वो इन्वायरमेंट ज़रूर रखूं जहां वो अच्छा सोच सके और अपने लिए अच्छा करें। तो ये थे नुपुर प्रसाद, जिन्होंने बताया कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए, क्या पढ़ें जिससे कि आप जो प्रीलिम्स है सबसे पहला पड़ाव जो है उसे पार करें।